जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें पाकिस्तान से तुर्की की डंकी के मुतालिक मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो पिछली एपिसोड में मैंने आप लोगों को उस लड़के के बारे में बताया था जिसने अपनी ज़िंदगी में 17 डंकियां लगाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि जो लोग समझते हैं ना कि शिप वाली जो गेम है वो बहुत आसान है, यानी अगर हम बाय रोड के बजाय अगर बाय शिप का रास्ता ले तो वो आसान है। तो पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो बाय रोड वाला सीन है उसमें आप सिर्फ पकड़े जाते हैं, और जो बाय शिप वाला रास्ता है उसमें आपके मरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप किसी एजेंट से बात करते हैं कि मैंने डंकी लगानी है, तो वो आपसे पहले पूछता है कि आप कौन सी डंकी लगाना चाहते हो। अब आपको तो नहीं पता कि कौन सी डंकी सही रहेगी। लोग जो पहले जा चुके होते हैं वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि अगर आपने डंकी लगानी है तो आप बाय शिप वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि बाय शिप में आपको सिर्फ समुंदर ही पार करना है। बाकी जो रास्ते की मुश्किलात हैं पैदल चलने वाली वो टेंशन नहीं होगी, रास्ते में भूखे रहने वाली वो टेंशन भी नहीं होगी, आर्मी के पकड़े जाने की टेंशन नहीं होगी, और बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन नहीं होगी, सारी सारी रात चलने की टेंशन नहीं होगी। तो लोग अपने दोस्तों की बात मानकर बाय शिप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता एक तो ये काम बहुत रिस्की है, यानी जानलेवा ये काम है, और दूसरा इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो लोग बाय शिप की डंकी लगाते हैं उन लोगों से पैसे सबसे ज्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि एजेंट ने एक स्पेशल एक शिप खरीदनी होती है जो कि सिर्फ उन डंकी वालों के इस्तेमाल में ही रहती है। यानी जो बंदा भी एक बार डंकी लगाता है वो शिप दोबारा एजेंट्स को नहीं दी जाती, क्योंकि उस शिप को इटली की आर्मी जब्त कर लेती है और वो अपने इस्तेमाल में उस शिप को लाती है, और एजेंट्स एक एक बंदे से 7-7, 8-8 लाख रुपया लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको उस शिप की कुर्बानी भी देनी होती है। तो पहले तो ये शिप वाला काम चलता था, मगर अब एजेंट्स ने अपने पैसे बचाने के लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा सोच लिया है, और वो एक ट्यूब सी होती है। उस ट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा लड़कों को बिठा देते हैं, उस पर इतनी लिमिट भी नहीं होती, और वो ट्यूब भी इस तरह की होती है कि उसमें आपको खुद ही हवा भरनी होती है, और लिमिट से ज्यादा लड़कों को बिठा दिया जाता है, और सिर्फ एक मोटर उसके ऊपर लगा दी जाती है। तो बाकी उसको सुपुर्दे अल्लाह के कर दिया जाता है कि अब अल्लाह जाने और अल्लाह के काम जाने। एजेंट से सिर्फ वो आपको एक ट्यूब देते हैं शिप के तौर पर, और बताते यही है कि ये बड़ी शिप है, आपको कोई मसला नहीं आएगा, आसानी आप पहुंच जाएंगे। तो पहले आप ये क्लिप देखें ना कि वो ट्यूब किस तरह की होती है, और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्लिप देखा जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि वो ट्यूब किस तरह की होती है। इस ट्यूब का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकती, रास्ते में ट्यूब पंचर हो सकती है, वो डूब सकती है, हवा उसकी निकल सकती है, वो फट सकती है, काफी ज्यादा मुश्किलात होती है। अगर समुंदर में कोई खुदा ना खास्ता कोई तूफान आ जाए तो ये ट्यूब उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। एक अंदाजा आप लगा लें कि अगर टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज समुंदर में डूब सकता है तो ये क्या चीज है उसके सामने। ये तो फोल्ड होकर बस इतनी सी बन जाती है, और एक पंप दे दिया जाता है, अगर हवा निकलने लगे तो आप ऊपर से ही बैठ के मतलब दोबारा हवा भर लें। तो बाय शिप वाला जो सीन है ये तो है डेंजरस, जानलेवा, यानी मरने के चांस 90% है। अगर बाय रोड आप डंकी लगाते हैं तो आपको ये चीज होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आर्मी आपको पकड़ लेगी, आपको मारे पीटेगी, और या फिर कैंप में ले जाएंगे, या फिर वापस आपको जहां से आप चले हैं बॉर्डर के ऊपर आपको फिर छोड़ दिया जाएगा, और आपके पास एक मौका फिर होगा कि आप किसी और रास्ते से दोबारा डंकी लगा सकते हैं। और ये जो बाय शिप वाला सीन है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है जिंदगी। एक बार अगर बंदा कोई गिर गया पानी में उसको वो निकालते तक नहीं है। अगर चलती शिप में से कोई पानी का झोंका वगैरह आए, 2-4 लोग गिर भी जाए नीचे, वो उसको बाहर नहीं निकालते। उनकी ये सोच एजेंट ने बनाई होती है कि अगर तुम अपने साथ जो लड़के चल रहे हैं उनको बचाते फिरोगे तो तुमको आर्मी पकड़ लेगी।
क्योंकि समुद्र में नेवी होती है और वो जगह जगह पे गश्त करती है। और ये इंटरनेशनल पानी होता है, ये कोई नॉर्मल पानी नहीं होता, मतलब नहर या कोई दरिया नहीं, ये इंटरनेशनल पानी, और उस पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है। इसमें तूफान भी आते हैं, बड़े बड़े शिप को ये पानी हिला कर रख देता है। हालात इटली दे वेख लो मेरा भरावो, इटली दे हालात है, इटली दे सारे इटली दे हालात है, इटली दे देखो इटली है सारी इटली। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਆ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗੇਮ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰੇ ਦੇ ਆਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਮਾਣੇ ਵੇਖ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 120 ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭੀ। ਵੇਦ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਵੇਦ ਆਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭੀ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ। ਵੇਖੋ ਗੇਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਏਜੰਟ ਭੈਣ ਦੇ ਲੰਨ। ਵੇਖੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੋ, ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇਟਲੀ हुकूमत ਦੇ शुक्रगुजार हैं जिन्हें सान बचाया इस तूफान से। आज अल्लाह ताला नवी जिंदगी दी है, बिल्कुल नवी। तो जैसा कि आप लोगों ने ये क्लिप देखा, इसमें आप देख रहे हैं कि लड़के रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, और सब कितने खुश हैं कि उनको किसी ने बचा लिया है। अगर इटली नेवी वहां ना पहुंचती तो ये लड़के तो अल्लाह को प्यारे हो जाने थे, क्योंकि ये शिप इस तरह डूबती है कि बंदे को निकलने तक का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो लड़का उसके ऊपर बैठा है और फिर भी वो ऐसे झोले खा रही है। और जब ये सब लोग अंदर थे, ये इस शिप के ऊपर जितने लोग मौजूद हैं खड़े हुए, ये सारे उस एक छोटी शिप में मौजूद थे उस वक्त। जब इनको इटली वाली हुकूमत ने बचाया तो उस वक्त ये बिल्कुल इस तरह थे कि अल्लाह के सिवा इनका कोई भी नहीं था। अल्लाह की तरफ से इनको गैबी मदद मिली और इन सब लोगों को बचा लिया गया। तो लगता बहुत आसान है, मगर ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें बचने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। भाई क्या बताऊं लोगों को क्या पड़ी है इस पैसे की। अब काफी लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज मुझे करते हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगाएं ईरान के जरिए कैसा रहेगा, अगर हम बाई शिप लगाएं डंकी तो वो कैसा रहेगा। तो अब एजेंट्स ने इसका एक रास्ता निकाला है कि अब एजेंट्स काफी हद तक ये समुद्री रास्ते को कंट्रोल कर गए हैं। अब वो ज्यादा से ज्यादा इस तरह की गेम्स नहीं लगवाते, अब उनका ज्यादा फोकस है बाई रोड पर। वो समुद्री रास्ता उन्होंने तर्क कर दिया है, क्योंकि उस रास्ते में लड़के मर जाते थे, और एक बार अगर कोई पूरी गेम डूब जाए तो कोई भी लड़का उस एजेंट पर यकीन नहीं करता था। तो जब एजेंट कहता था कि आप हमारे साथ मतलब काम करो, हम आपको इटली पहुंचाएंगे आसानी तरीके से, तो उनका रिकॉर्ड पहले ही खराब हुआ करता था, तो लड़के यकीन नहीं करते थे। एजेंट ने फिर उन बातों से मजबूर होकर एजेंट्स ने अब नया रास्ता निकाल लिया है। इसमें रिस्क कम है मगर पहुंचने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि समुद्री रास्ते में मरने के चांस ज्यादा थे और पहुंचने के चांस बहुत ज्यादा कम थे अगर कोई बंदा समुद्र में गिर भी जाए। और एक और बात, कुछ एजेंट्स लड़कों को ऑफर करवाते हैं कि हम आपको लाइफ जैकेट देंगे और आप समुद्र में अगर गिर भी जाओ तो आप मर नहीं सकते, ना ही वो आपको डूबने देगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या एक ट्यूब बंदे को मरने से रोक सकती है? अगर बंदा बच भी जाए तो अगर कोई समुद्र की तेज लहर आ जाए तो वो तो बंदा गया, क्योंकि एक लहर को एक बड़ा सा शिप भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो तो सिर्फ एक इंसान है और वो कितनी ज्यादा मतलब उसमें सरवाइव करेगा समुद्र में। और सांस का मसला, अगर पानी मैदे में चला जाए तो वैसे भी बंदा नहीं बचता। और एक और चीज है, एजेंट कहता है कि अगर आप लोग समुद्र में गिर जाओ तो आप थोड़ा सा आसरा करवाना,
تھوڑا سا تیرنا اور آپ کو سمندر کنارے پہ لگا دے گا۔ او بھائی کہاں پر کنارہ ہے؟ سمندر کا تو کسی نے کنارہ نہیں دیکھا۔ سمندر تب تک کسی انسان کو کنارے پر نہیں لگاتا جب تک کہ وہ بندہ اگلے آگے نہ پہنچ گیا ہو، یا پھر کئیوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ کنارے پر لگ بھی جاتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر کیسز میں لوگ مر کر ہی کنارے پر لگتے ہیں۔ اور سمندر اگر کوئی بندہ تیر کر پار کرنے کی سوچ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ کتنا تیرے گا؟ ایک تو سمندر کا پانی کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تالاب میں پانی کھڑا ہونا، اس میں بندہ چھلانگ لگا دے تو جتنا ایک نہر میں بندہ 1 کلومیٹر فاصلہ طے کرے گا، اس نہر میں تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں بندہ طے کر سکتا۔ گھر والے تو کہتے ہیں کہ تم کچھ کر لو، جو ادھر نہیں کرتے وہ باہر جا کر بھی نہیں کرتے، کیونکہ اگر باہر کرنے کے لیے بچیں گے ہی نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ راستے میں اگر مر جائیں ان کو کڈنیپ بھی کیا جا سکتا ہے، بائی روڈ کے ذریعے کڈنیپ کیا جا سکتا ہے، آرمی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بلغاریہ کا بارڈر بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اب ایجنٹس نے ایک اور راستہ دریافت کر لیا ہے، وہ ہے یونان سے سربیا، سربیا سے دوسرے سے تیسرے چوتھے اور دین اٹلی میں پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی بائی روڈ کا کچھ اس طرح کی سین چل رہا ہے کہ جو لوگ شپ کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے ان کو بائی روڈ سے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے، اور پھر ان سے پیسے بھی زیادہ چارج کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسک بڑھ گیا ہے اور اب پیسے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو کافی لوگوں کو سروس بھی ٹھیک ٹھاک دی جاتی ہے، کئیوں کو مطلب گھر فون بھی کروایا جاتا ہے اور خیمے لگوائے جاتے ہیں۔ کل سے میں ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں پراپر، جس میں پاکستان سے ترکی کے راستوں کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے لوگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ راستے میں کیا ہوتا ہے۔ اب پراپر ڈنکی جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس طرح آپ کو سناؤں کہ جیسے میں خود گیا ہوا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر کوئی بندہ ڈنکی لگانا چاہتا ہے تو اس کو میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر ڈنکی لگانے سے ایک بندہ بھی باز آ گیا تو سمجھ لے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا رکھے خیال۔ اللہ نگہبان۔